आज चंडीगढ़ में वाइब्रेशन ग्रुप की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें शब्बीर कुमार जी उपस्थित थे। शब्बीर कुमार जी चंडीगढ़ में वाइब्रेशन संस्था की ओर से टैगोर में करवाए जा रहे प्रोग्राम द लीजेंड्स का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। यह शाम रविवार को टैगोर थिएटर में 14वीं वार्षिक संगीतमय शाम आयोजन की है। वाइब्रेशन से जुड़े जगत बैंस जी ने हर साल वे अपने माता पिता गुरचरण कौर और हरिभगत बैंस की याद में यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शब्बीर कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद रफ़ी के साथ कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई, इस बारे में भी चर्चा की। लेकिन आपको बता दें कि 1990 के दशक में जो वक्त था वो शब्बीर कुमार साहब का था, और जो गीत इन्होंने गाए हैं उनकी अगर चर्चा करें तो मुझे दुल्हे का सेहरा गाने तो गोरी है कलाइयां, बोल तो मीठे बोल जानिया। और आज भी हम मीठे बोल जब बोलते हैं तो शब्बीर कुमार साहब की याद आ जाती है। और जब हम जवान होंगे, सचमुच में आज भी जवानी याद आने लगती है जब ये गीत सुनते हैं तो, और उसके आगे तो बिल्कुल जवान है। और उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब भी मिलते हैं किसी से तो बाद इसी तरह से मिलते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें कहीं वो नहीं है कि ये आम सेलिब्रिटी एक आम जिंदगी जीते हैं, और उस तरह से जीते हैं कि हम सोचने लग जाते हैं क्या इस तरह भी सेलिब्रिटीज होते हैं जो अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं, और ये भी अपनी जमीन से अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और सचमुच में जिंदगी एक नई जंग होती है। रोज ही हमारे सामने साजन आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए। सचमुच में कहीं छूट भी जाती है कई बार, और हम उस वक्त यही गीत गुनगुना के जानना चाहते हैं कि कैसे छूट जाती है ये। और उसके बाद जाए जवानी की रेल कहीं छूट ना जाएगा, हमका इश्क हुआ। सबको ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त इश्क जरूर हुआ है। हमने बयां किया या नहीं किया ये दूसरी बात है। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने बहुत सारे शो किए हैं, यहाँ नहीं विदेशों में भी शो किए हैं, और उनकी धूम जो है वो अभी भी कायम है। और साथ ही साथ बड़े सारे जो गीत हैं इन्होंने संगीतबद्ध भी किए हैं। संगीत निर्देशन के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, और इस तरह के योगदान की एक शख्सियत हमारे बीच में है, तो एक बार जोरदार तालियां। और हमारे शब्बीर कुमार साहब तो है ही, जगन बैस साहब हमारे बीच में हैं। वाइब्रेशन की रीढ़ की हड्डी हैं, हम सब जानते हैं, और वाइब्रेशन पर चर्चा करेंगे। जैकब साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, सबके लिए तालियां बजेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनील भट्ट जी हमारे बीच में हैं, लंदन से आते हैं। लंदन से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। और वीगल जी एक बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और बांसुरी ऐसी बजाते हैं कि आप अपनी आंखें मूंद लेंगे। तो ये एक खासियत है इनकी, और जैसे जैसे बांसुरी बजती जाती है हम खोना शुरू कर देते हैं। और आपको ये बता दें कि वाइब्रेशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, और साथ में ये बताएं कि इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट तो हमारे साथ है ही, और जो हमारे साथ चीफ गेस्ट के तौर पर रहेंगे वो है श्री हरविंदर कल्याण जी, अध्यक्ष विधानसभा। जोरदार तालियां उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने ये समय निकाला है हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए, जब हमने बताया कि हमारी संस्था जो है वो क्या क्या करती है। संस्था म्यूजिक के बडिंग आर्टिस्ट जो है उनको बढ़ावा देती है। विस्तार से जगन जी इस पर चर्चा करेंगे, और मेरा अनुरोध रहेगा जगन जी से कि वाइब्रेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा पहले हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। विराजमान श्री शब्बीर और पत्रकार बंधुओं और फोटोग्राफर
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कार्यरत हूँ राजभवन में एज कंट्रोलर एंड डायरेक्टर हॉस्पिटैलिटी, बट वाइब्रेशन से मेरा ये नाता है कि 14-15 साल से जो ये कार्य कर रहे हैं, म्यूज़िक में तो कर ही रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, और मेरी माता ने जो प्रेरणा दी है, और उनका देहांत भी इन्हीं दिसंबर के मेरे माता पिता दोनों चले गए थे, तो उनकी याद में मैं वाइब्रेशन का जो मेरे माता पिता को डेडिकेट करते हैं ये प्रोग्राम, उसके लिए मैं फाउंडर ऑफ वाइब्रेशन मिस्टर जैकब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैकब जी अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है म्यूज़िक के लिए और सिंगिंग के लिए। और जैकब जी जैकब मुकेश के नाम से जाने जाते थे, और आज भी बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। अगर इतनी दूर बैठे होते हैं शबीर जी, अगर उस हॉल में गाना चल रहा है, तो जैकब जी यहाँ से उस सिंगर के बारे में ही कैन एक्सप्लेन कि भी क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं और क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ आपके जो दूसरे साइड बैठे हैं वो पंडित विपुल शर्मा, जिन्होंने सुरेश वाडकर जी को और बड़े बड़े गायक साधना सरगम जैसे सिंगर्स को भी अपने एक म्यूज़िक अरेंजर या डायरेक्टर के रूप में उनको उनके गानों पे म्यूज़िक दिया, बहुत बड़ी बात है। और होनहार फैमिली, बेटा इनसे भी आगे निकल रहा है, हम क्या चाहते हैं और आगे निकल जाए गीत। और हमारे इस प्रोग्राम में गीत भी म्यूज़िक डायरेक्टर एज म्यूज़िक अरेंजर रहता है। इस साल वो दुबई गया है। और पूर्वी कॉटेज को तो कौन नहीं जानता, दी फर्स्ट 5 रनर अप इंडियन आइडल की रही है, वो उनकी बेटी है, सुपुत्री है, ए आर रहमान के साथ काम कर रही है। म्यूज़िक में एक जो दौर है म्यूज़िक का, एक अपना ही मज़ा है। एक म्यूज़िक से जो शांति और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप एक उस गाने में अपने आप को जीते हैं, अपनी उस लाइफ को जीते हैं, अपनी जो आपकी भावनाएं हैं उनको आप जीते हैं, अपने इमोशंस को उन गानों में जीते हैं। ये जो आदमी म्यूज़िक से जुड़ा है तो शायद वो बहुत अच्छा, मैं नहीं कहता, आजकल हर एक इंसान की अपनी अपनी नेचर है, लेकिन जो आदमी म्यूज़िक से जुड़ता है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं वाइब्रेशन को सपोर्ट करूँ अपनी तरफ से, जो भी हो सकता है मेरे से। और इसके लिए मैं अपने राजभवन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़े हमारे गवर्नर साहब हैं, उनका मैं तहे दिल से बंधारो दत्तात्रेय जी और पिछले जितने भी कप्तान सिंह सोलंकी जी और पिछले जितने भी गवर्नर्स आए हैं, उन्होंने इस कार्य में, इस अच्छे कार्य में मदद की है। तो मेरा तो एक साल में यही होता है कि मैं व्हाटएवर इज बीन डिस्कस्ड एंड रिक्वेस्टेड, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतने बड़े महान सिंगर आज यहाँ हैं। और अभी जब मैंने इनसे बात की शबीर जी से, तो शबीर जी का कहना था कि मैं आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ में आया हूँ, जहाँ रफ़ी साहब की खुशबू, रफ़ी साहब की धरती मुझे मिलेगी और मैं कुछ उस बारे में सोच पाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। और इनका बहुत ज़्यादा मन था कि मैं उनके घर पे एक बार तो जा चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल जी के सामने वहाँ परफॉर्म भी कर चुके हैं, लेकिन इनका दोबारा मन है, क्योंकि रफ़ी साहब को इन्होंने मेंटर माना। और आप सब लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब की अगर किसी ने खुशबू और प्यार फैलाया तो है शबीर जी। तो ये अपने आप में, और एक छोटे से इनविटेशन रिक्वेस्ट से एकदम आ जाना कि मैं चंडीगढ़ में वैसे भी आना चाहता हूँ, तो ये बहुत अपने आप में, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो अपनी अपनी बड़ी डिमांड्स होती हैं आजकल सबकी, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखी गई वाइब्रेशन के लिए। और जैकब जी ने कहा कि नहीं, हम इन्हीं को ही आप करवा दीजिए कैसे भी।
तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे इस प्रोग्राम में आने की शिरकत की है। मैं बहुत दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी इनकी सिंगिंग के लिए अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, हम तो फैन रहे हैं, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ना जाने तमाम कितने बड़े बड़े उस मोड़ पे हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब रुक जाता है। अभी हम एक लाइनें आपसे जरूर, वैसे तो सर आप कल आप खुशबू बिखेरेंगे, बट मैं बाद में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो लाइनें हमारे ऑडियंस को अगर आप थोड़ी सी आज बताएंगे। बाकी हम बहुत मजे हुए पत्रकार यहाँ पे हैं, बड़े अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, वो आपसे अपने एक्सपीरियंसेस या अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका जवाब देंगे। और मैं दोबारा से विमल जी का और सुनील लंदन से आया है और जेकब जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं भी ये मंच साझा करूं आपके सामने। और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के लिए भी मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। गवर्नर साहब ने यहाँ आना था, लेकिन गवर्नर साहब की अपनी मसरूफियत अपनी फैमिली की है उस दिन के लिए हैदराबाद में, तो स्पीकर साहब ने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमें ये इस जगह पे आने का अपना एक उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कोई बात नहीं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पीकर साहब का कि उन्होंने ये प्रोग्राम में आने के लिए कहा है, और एज ए बतौर चीफ गेस्ट, और हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। साथ ही शबीर जी तो है ही, और मैं शबीर जी के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बेटी तो उनकी ज्वाइन कर रही है हमें 5 बजे। इनकी ग्रैंड डॉटर अभी बताएंगे शिफाली, वो इतना होनहार सिंगर है वो कि आप उनको सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई क्या मतलब भगवान ने उनको आवाज दी। तो शबीर जी, मैं आगे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑडियंस से रूबरू हुई। थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप सुना क्या सर्वप्रिय निर्मोही जी, जिस शब्बीर कुमार के बारे में इतनी तारीफ की आप भूल मान रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, वो है कहाँ? खैर, ये आप सबका मैं तारीफ करने के खातिर नहीं बोलता, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ कि ये आप सबका प्यार है। और ये मुझे 43 ईयर्स कंप्लीट हुए फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर, 43 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो ये आपकी प्यार की और आशीर्वाद दुआओं की बदौलत हुए हैं। और आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। तो मैं काफी साल पहले यहाँ चंडीगढ़ 2 बार आ चुका था, तो मेरा तकरीबन 15-16 साल के बाद फिर आ रहा हूँ। तो मैंने फ्लाइट में से चंडीगढ़ को देखा और देखते दिल खुश हो गया। और पर्पस मेरे दिल ने कहा कि यार रफी साहब की खूबसूरत आवाज की जैसा ही चंडीगढ़ है। तो बहुत प्यारा वो, मतलब सरजमी को मैं चूमता हूँ, मैंने आते ही चूमा उनको, क्योंकि जहाँ रफी साहब इस सरजमी में पैदा हुए, उनको इस 24 दिसंबर को 100 साल उनके बर्थ को होने जा रहा है, बर्थडे को। तो इस मौके पे यहाँ इस सरजमी में मुझे बुलाना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं वाइब्रेशन फ्रॉम जेकब साहब का और जगन साहब का और शर्मा जी आपका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सब मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अच्छा वेलकम दिया है। और बस बाकी तो जो कुछ है वो जो मेरे बारे में कह रहे हैं और आप मुझे जानना चाहते हैं, वो मैं कल स्टेज पे कोशिश करूंगा कि मैं आपका दिल खुश करके जाऊं यहाँ से। सर, मेरी एक गुजारिश है, रफी साहब के बारे में मोहम्मद रफी तो बहुत याद है, वो क्या है सर? लेकिन गाया तो नहीं है, लेकिन आपकी आवाज जो है रफी साहब के बारे में आपको
सेकंड मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है, तो आप ज़रा बताएंगे, आप उनसे आपकी मुलाकात हुई है तो फिर किस तरह से आपका रहा एक्सपीरियंस, और आपकी एक वॉच भी शायद उनकी ग्रेव में गिर गई थी, ऐसा कुछ मैंने हाँ जी, पढ़ा था। ये बात सही तो है। एक्सपीरियंस बताएंगे उनका? जहाँ तक कि आपका सवाल है कि मुझे सेकंड मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है, तो ये लोगों की बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत गलतफहमी है, अब तक रही है मेरे साथ। और मैं अपनी ज़िंदगी में 3 बार रफ़ी साहब से मिला हूँ, और 1972 में उनसे मिला था एक रिकॉर्डिंग के दरमियान, और अब 1977 में 23 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में वहाँ इनका लाइव शो था। मैं आपको डिटेल में बताऊँ कोई बात नहीं सर, तो वो दौर जो था मेरे बहुत स्ट्रगल का दौर था, मतलब काफ़ी जद्दोजहद, जिंदगी धूप छाएं बहुत करीब से देख रहा था। और हमारा उस वक्त ऑर्केस्ट्रा में गाया करता था, तो और ऑर्केस्ट्रा के जो शोज होते थे उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती थी, रेगुलर आमदनी नहीं होती कि भाई इतने आपके 10 शोज होंगे तो आपको तो इतने पैसे मिलेंगे। उस जमाने में मुझे एक शो के 40 रुपीज़ मिलते थे, 40 रुपीज़। तो और मैं बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ, और बॉम्बे को ज़्यादा जानता नहीं था, बॉम्बे से मेरा ताल्लुक़ नहीं हुआ था, बॉम्बे से मैं अनजान था, बॉम्बे मुझसे अनजान था। तो वो उस ज़माने में क्या हुआ कि रफ़ी साहब का शो अहमदाबाद में होना था 23 अप्रैल 1977। तो अहमदाबाद बड़ौदा से 2 घंटे दूरी पर है। तो मैं सोच रहा था कि रफ़ी साहब इतने करीब मेरे पास आए हैं, सिर्फ 2 घंटे की दूरी तय करनी है मुझे, तो मैं रफ़ी साहब को लाइव सुन सकता हूँ। और मैं ऐसे ही तो पॉकेट में देखा मैंने, तो मेरे पॉकेट में 40 रुपये थे। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं बड़ौदा से अहमदाबाद जाऊँगा बाय ट्रेन और आऊँगा तो 6 रुपये 40 पैसे जाने के, 6 रुपये 40 पैसे आने के, उसके बाद मैं बस में जाऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा नहीं, और मैं जहाँ पुलिस ग्राउंड में शो था या जाऊँगा तो वहाँ कुछ आधा पैदल रास्ता मैंने तय किया, आधा बस से आगे गया, बस में बैठकर ऐसे कर पैसे बचा कर मैं आखिरी कुछ 10 रुपये और 16-17 रुपये बच गए थे। तो 10 रुपये की मैंने आखिरी टिकट खरीदी, तो सबसे आखिरी मिली सस्ते वाली टिकट। वो टिकट लेकर मैं ग्राउंड में बैठ गया। उस रफ़ी साहब की एंट्री नहीं हुई थी, वो पीछे बैठे हुए थे स्टेज के पीछे, बैक स्टेज, और वहाँ लोकल ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहा था। तो मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। मैं सोच रहा था जब रफ़ी साहब आएंगे स्टेज पर तो मुश्किल से वही इतने नजर आएंगे, तो काश मेरे पास बाइनोकुलर होता तो मैं देखता हूँ। तो इतने दूसरे की चीज़ें कोई बात, इस बात का इत्मीनान था कि मैं उनको आज लाइव देखूंगा, सुनूंगा। तो ऐसा बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि रफ़ी साहब कब आएंगे। इतने में 2-3 पुलिस वाले आए और मेरे पे टॉर्च की रोशनी डाली और उठ जाइए, आप खड़े होइए। तो आप क्यों खड़ा करना चाहते हो? खड़े होइए आप। सर मेरे पास टिकट लेके बैठा हूँ, टिकट दिखाया, अरे ये सीट नंबर पर यही देखिए आप। मैंने फिर भी खड़े हो जाइए, लेकिन क्यों? तो वो 3 पुलिस वालों के पीछे अहमदाबाद के लोकल ऑर्गेनाइजर जो शोज किया करते थे, वो मुझे अक्सर हमेशा रफ़ी साहब के गाने के लिए बुलाते थे। तो वो लोगों ने अहमदाबाद के स्टेज मंच के पास, जहाँ रफ़ी साहब का शो था, उस स्टेज के पास बहुत से लोकल आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे और वहाँ शर्त लगी थी कि आज शब्बीर कुमार जहाँ भी होंगे वो आज अहमदाबाद में आएंगे यहाँ पर रफ़ी साहब का शो। तो बोले वो हमने आप साथ में चलिए, और मैं उनके पीछे जाता गया। मंच रफ़ी साहब का स्टेज करीब आता गया, मैं आगे जाता गया। बोले मुझे इसलिए, बोले शब्बीर आपको इसलिए ले जा रहे हैं कि वो सब आर्टिस्ट को दिखाना कि देखिए भाई हम सर जी गए, शब्बीर कुमार आए हुए। तो लेकर वो स्टेज के बिल्कुल करीब लेकर आए। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया प्लीज़ रफ़ी साहब से मिला दीजिए मुझे। तो मुझे जो भी हाथ मिला रहे थे वो सीधा भागते, रफ़ी साहब वहाँ इतनी दूर बैठे हुए, हाथ मिलाते सीधा वहाँ जाता और रफ़ी साहब कुछ कह रहा है मेरे बारे में, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था कि वो मेरे बारे में कुछ कह रहा है। अब
अब मैं हाथ मिला रहा हूँ सबसे, ये भी आ रहा है, ये सब गया शर्मा जा रहा है, अरे शबीर भाई मुझे पता था आप जरूर आओगे, ये आ रहे हैं, ये शबीर भाई को पता था आप जरूर आओगे, और हाथ मिला के सीधे भाग रहे रफी साहब के पास और रफी साहब से कह रहे हैं कुछ। तो मुझे इतना पता चलता है कि मेरे बारे में कह रहे हैं। तो उस शो को कंपेयर कर रहे थे मिस्टर दिनेश शिंगू, मशहूर कॉमेडियन, हमारे बड़ौदा के थे। तो वो मुझे नजर आया, मुझे दिनेश भाई ने मुझे देखा, दिनेश शिंगू ने मुझे देखा और बोले शबीर अरे तू यहाँ, मैंने खबर थी तू जरूर आवश्य, मुझे पता तो जरूर आएगा। तो मैंने दिनेश भाई मुझे रफी साहब सुनाया था, अब वो मुझे मिलाएंगे छोड़ के सीधे, वो भी भागे सीधे रफी साहब, और रफी साहब वो इशारे से तो ज़्यादा रफी साहब भी और मैं भी सबको हाथ में छोड़कर मैं बोला सब जा रहे थे, मैं क्यों नहीं आऊँ, मैं भाग कर गया और सीधे रफी साहब कदमों में बैठ गए। आपने मेरे एक प्रोफाइल तस्वीर पिक्चर देखी होगी, फेसबुक पे है मेरी फोटो, रफी साहब के कदमों में बैठा हूँ और रफी साहब मेरे कंधे पे हाथ रखा है और मुस्कुरा रहे हैं। तो बड़ा सॉफ्ट बोलते थे, बड़ा सुनने के लिए कान लगाना पड़ता था क्या बोल रहे हैं। सब बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, गाना गाओगी? अब मैं तो देख रहा हूँ बस पैसे बैठे बैठे कदमों में बैठा हूँ, उनका हाथ मेरे कंधे पे, नहीं सर नहीं सर, मैं आपके नाम की रोजी रोटी मुझे मिलती है, आपके नाम से मैं रोजी रोटी कमाता हूँ सर, आपकी वजह से मेरा गुजारा तो नहीं 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 ऐसा नहीं बोलते, वो ऊपर वाला देता है, मैं नहीं, वो देता है। तो ये बातें हुई हमारी। और उनके सेक्रेटरी जहीर, उनके साले जो थे रफी साहब, सेक्रेटरी वो भी काम संभालते थे, उनको बोला जहीर यहाँ जी साहब, उस लड़के को मेरे सामने बिठाओ। रफी साहब ने फर्स्ट रो में मुझे आगे की सीट पर, आगे सीट पे मुझे बिठाया, जबकि मैं पीछे बैठा था 10 रुपये की टिकट लेकर, तुरंत बिठाया। और मुझे गाने आए तो गाते हुए वो मुझे देखते थे, मुस्कुराते थे। अब मेरी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। अब लोग वहाँ वीवीआईपी बैठे हुए थे, मेरे आसपास कोई कलेक्टर थे, मेयर थे, पुलिस कमिश्नर थे, सब वो मुझे देख रहे हैं, रफी साहब को देख रहे हैं। तो ये सिलसिला 3 घंटे तक चलता रहा। शो के बाद मुलाकात नहीं हुई, वो सिक्योरिटी आ गए, डंडे वंडे मार के उनको भगा दिया। यानी तो ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। और आखिरी मुलाकात तो ऐसी है कि मैं आपको वो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी ये रमजान का महीना था और 27 और रोजा था, 70 और रोजा था। तो हम सहरी करते हैं, आपको तो पता होगा सहरी करते हैं रोजा रखने से पहले, सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो मैं सहरी करके लेटा हुआ था ऐसा, तो मेरा नेबर मेरे पास आया कुछ 3, साढ़े 3, 4 बजे मॉर्निंग, और शब्बीर तो ये बताया? बोले क्या? बोले रफी साहब नहीं रहे। क्या बोलते हो? मैं गुस्से हो गया। वो हम हमेशा हमारे उनके आपस में हंसी मजाक चलती रहती थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गुस्से हो गया, ये ऐसा मजाक अच्छा नहीं। बोले नहीं सही में, मेरा रेडियो नहीं था, उनके यहाँ रेडियो था। रेडियो में सुन कमेंट्री आ रही है, तो मुझे उठा कर लेकर गए, मैं सुना और सुन भी रहा हूँ मैं, और कमेंट्री चल रही है, उनके गाने चल रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रफी साहब नहीं जा सकते। तो अब मेरी 2 बहनें मेरे मोहल्ले में आसपास में ब्याही थी, उनकी शादी वहीं थी, वो भागी वहीं आ गई कि उनको पता है कि मेरा भाई बहुत परेशान हो गया इस न्यूज़ से। और मैंने कहा कि स्ट्रगल का दौर था, पैसे पाए तो होते नहीं, तो बहनों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए, और मेरे दोस्त खास जिगरी दोस्त थे, वो भी आ गए, वो रफी साहब के चाहने वाले थे, वो भी परेशान आ गए, शब्बीर बहुत परेशान हो गए, सब मिल गए। मेरी बहनों ने वो सारे जो कलेक्शन किया था वो पैसे मेरे दोस्तों को दिए कि आप आज जाइए वहाँ, क्योंकि अखबार में आज क्या आया है कि रफी साहब का जनाजा बांद्रा मस्जिद, वहाँ उनके जनाजे की नमाज होगी और वहाँ से उनको ले जाया जाएगा जुहू कब्रिस्तान में, और ये 2 बजे नमाज होगी। तो मेरी ट्रेन थी 10 बजे सुबह बड़ौदा टू बॉम्बे, और 7 घंटे का रास्ता था। तो हम तो निकल गए कि चलो कांधा तो मिलेगा नहीं उनका, जनाजे को हाथ लगा दे, तो कम से कम उनके कब्रिस्तान में जाकर वह
फातिहा पढ़ के आ जाएंगे। तो सब निकल गए ट्रेन से। वो तो वही तो होश हवास थे ही नहीं। मेरे दोस्त वगैरह मुझे संभाल रहे थे। मुझे बॉम्बे से ज़्यादा वाकिफियत नहीं थी। तो हम पूछते पूछते गए कि यार बांद्रा वेस्ट में जाना, तो कैसे जाएंगे? तो बोले आप बोरीवली उतरिए, वहाँ से लोकल ट्रेन कीजिए और बांद्रा वेस्ट में उतर जाइए, वहाँ पूछिएगा जामा मस्जिद कहाँ है। तो हम पूछते पाछते वहाँ पहुँच गए और देखा तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई 2-4 टैक्सियाँ खड़ी थी और बारिश अपने शबाब पे ज़बरदस्त बारिश हुई। तो हमने पूछा कि रफ़ी साहब तो उस फरिश्ते को कब से ले गए? अब तो उनको दफना दिया होगा, मिट्टी दे दी होगी। तो तो मैंने टैक्सी वाले से कहा भाई वो जूहू कब्रिस्तान कहाँ आया, तो हमको ले चलिए। तो टैक्सी वाले लेकर हमको गया जूहू कब्रिस्तान में। तो हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पे आ रहे थे वापस। तो मैंने देखा कि इतने सब आ रहे हैं, मतलब रफ़ी साहब को दफना दिया, उनको मिट्टी दे दी कि कब्र बन गई। मैंने कोई बात नहीं, जाएंगे फातिहा पढ़ लेंगे। तो अंदर जब कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो इतना कीचड़ था, पैर मेरा डूब जाए, इतना ज़बरदस्त बारिश थी। अंदर गए तो एक साइड पे अमिताभ बच्चन, राज कपूर, यश चोपड़ा, बीआर चोपड़ा और बहुत से एक्टर वगैरह वहाँ खड़े थे और बहुत से लोग वहाँ कब्रिस्तान में थे और रफ़ी साहब का जनाजा रखा हुआ था और उनके रिश्तेदार आसपास खड़े थे और उनको दफनाने की तैयारी चल रही थी। अब मैंने देखा कि ये तो इतना अच्छा मौका है कि उनको मैं हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो पुलिस वालों ने ऐसा पूरा घेरा बना कर रखा था कि कोई आउटसाइडर अंदर नहीं आया। और मुझे बचपन से ड्राइंग का शौक था मेरा। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो एम्बिशन था कि मैं बड़ा होकर बहुत अच्छा पेंटर बनूंगा, तो मुझे ड्राइंग का शौक था। तो हमेशा अपने पॉकेट में ऐसा पेन रखता था और स्केच बुक। तो मैंने देखा कि रफ़ी साहब हैं, तो मैंने कोशिश की कि जाके, तो पुलिस वालों ने धक्का देके मुझे गिरा दिया। तो मैं गिरा कीचड़ में, मेरे सारे कपड़े भी लगता तो गए, लेकिन मैंने बोला मैं आया हूँ इतनी दूर से और रफ़ी साहब अभी तक ये उनको दफना है नहीं, तो मैं तो हाथ लगाऊंगा और उनको छूँगा। फिर कोशिश की तो देखा कि वो बीच में जो रफ़ी साहब के आसपास जनाजे के वहाँ मिस्टर जूनियर महमूद और जॉनी विस्की जो रफ़ी साहब का शो अनाउंस करते थे, उन्होंने देखा मुझे कि यार ये लड़का तो बड़ौदे का है, क्योंकि हम साथ में शोज बड़ौदा में करते थे। तो उन्होंने देखा, पुलिस वाले से कहा इसको आने दीजिए, तो मुझे जाने दिया। उसी वक्त रफ़ी साहब का जनाजा उठाया गया था। उनके जनाजा उठाया और मैं वहाँ गया तो वो सब उनके कदमों को मैंने छुआ। जब सभी उतारते हैं कब्र में, तो ऐसा पकड़ के ऐसा मैंने ऐसा पकड़ के ऐसा, और उन लोगों के हाथ के, मेरे भी अपने हाथ लगा दिए, ऐसा होता। तो वो धक्का मुक्की में पुलिस के डंडा खाने में मेरे हाथ की घड़ी जो थी, जो स्टील की चेन थी, तो ऐसी खुल गई थी और पैनियाँ थी जैसे झुका मैं, और वैसा जैसा उनकी बॉडी को छोड़ा मैं, तो मेरे जो पैन था मेरा वो कब्र पे गिरा और घड़ी अंदर कब्र पे। तो इस तरह मेरी पैन और घड़ी रफ़ी साहब के साथ दफन है। और उसके बाद ये किस्सा लोगों ने सुना तो कहते थे कि भाई वो रफ़ी साहब ने बाद में क्या किया होगा कि आपकी घड़ी को लेकर आपका वक्त संवारा और आपकी पेन से अल्लाह ताला को सिफारिश की कि बच्चे के लिए कुछ कीजिएगा। ये एक ऐसा किस्सा है जो हमेशा याद रखा जाएगा। इस बात का कि पहले जब गाने बनते थे, गीत बनते थे, तो काफ़ी मेहनत होती थी, और अब कुछ ही समय में गीत भी बन जाते हैं और तड़क भड़क का हड़ंग पुड़ंग करके वो गीत भी तुरंत पूरे हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसे गीत बनते हैं और तुरंत ख़त्म भी हो जाते हैं, और आपके गीत 90 के दशक से आज भी लोग गुनगुनाते हैं? सर कहते हैं कि हर 10 साल के बाद दौर बदलता है, नया जनरेशन आया, नई टेक्निक आई हैं,
और ये गोल्डन पीरियड की बात कर रहे हैं तो मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक किस्सा सुनाया था कि बोले हम एक गाने के पीछे इतनी मेहनत करते थे, एक गाने के पीछे 15-15 दिन सिटिंग करते थे विद म्यूजिशियंस। तो उन्होंने गाने का एग्जाम्पल दिया कि कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, लता जी रफी साहब ने गाया है। तो बोले जब उनको रिहर्सल के लिए बुलाया तो एक एक लाइन कहाँ सांस लेना वो पूरी जगह बनाई जाती थी कि गाने में कहाँ सांस लेना, किस बोल को, किस अल्फाज को कैसे अदा करना, किस सुर को कैसे गाना और कहाँ सांस लेना। तो ये बहुत सारी जगह तय हो जाती थी। रिकॉर्डिंग आने तक तो सब उनको जो म्यूजिशियन जो बजाते थे उनको भी पता हो जाता था गाना कैसा है। अभी रिकॉर्डिंग फाइनल रिकॉर्डिंग में लता जी कैसे गाएंगी, रफी साहब कैसे गाएंगे, इतना मतलब गाना रच बच जाता था। तो इसलिए और वो गाने आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। और आज का दौर ऐसा है कि मैंने इन दिनों में बहुत से गाने गाए हैं, वो बुला लेते सेट पर और गाना लिखवा लेते और चलिए पहली लाइन है सर, आप वहीं पे खड़ो जाइए और ये लाइन डब कर दीजिए वो लाइन। तो इस तरह एक एक बोल को बोले वो सही से मैंने लाइन गाएंगे दोबारा ले दो, नहीं दोबारा लेने की जरूरत नहीं, हमने वो रिकॉर्ड कर लिया है, वो कट पेस्ट कर देंगे, ऑटो ट्यूनर हो जाता है। और तो मतलब आज गाना बहुत आसान हो गया है, कोई भी गा सकता है। तो उस जमाने में मैंने जितने 95% सॉन्ग गाए हैं वो लाइव गाए हैं, यानी विदाउट इंटेक 150-200 ऑर्केस्ट्रा के बीच में म्यूजिशियन के साथ गाना और चैलेंजिंग जॉब होता है। तो बस तो आज शायद जितने जल्दी गाने बनते हैं, जितने रिकॉर्ड होते हैं, इतनी जल्दी शायद भूल जाते लोग। उसमें तो मेहनत होती थी, शायरी होती थी, कंपोजर दिलो जब जी जान से कंपोज करते थे और उसमें जान डालते थे। गाने को महीनों में सोचते थे कि गाने को कैसा, ये गाने के बोल ऐसे होना चाहिए, उसकी ट्यून कैसे होना चाहिए। तो वो चीज़ें आज के दौर में नहीं है। तो ये दौर बदलता है और बदलता रहेगा, लेकिन फिर भी आज का म्यूजिक भी अच्छा है, नए नए सिंगर अच्छा गा रहे हैं। सोनू निगम है, फिर अपना अरिजीत बहुत अच्छे गा रहे हैं, आज बहुत अच्छे गा रहे हैं। तो बस बाकी तो आप सबके आप नवाजते हैं, जब तक उनको पसंद करते रहेंगे वो गाते रहेंगे। तो आपने मुझे पसंद किया तो अब तक भी मेरे गाने आपको याद हैं, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और कल आपकी फरमाइशें पूरी करूँगा। और आज भी करनी पड़ेगी। वो तो कौन सा सुनना चाहिए? कोई भी सुना दीजिए, मोहम्मद रफ़ी साहब का ही कोई मोहम्मद सुना रफ़ी जी दें। का कोई भी सुना दीजिए, चाहे अपना सुना दीजिए, एक ही बात है, सुना। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबा का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। वो गाने हमारे दिलो दिमाग में रच बस चुके हैं, वो फेमिलियर हो गए हैं, तो वो गाने जल्दी मुंह जबान पे आ जाते हैं। तो कई गाना, कुछ मेरा गाना भी मेरा गाना भी नया कुछ रीमेक बना है अपना, वो ज़िहाल मस्की मकुन बरंजिश, ज़िहाल मस्की मकुन बरंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। क्योंकि ये लोग दिलो दिमाग में बस गया है, तो इसका रीमेक बनेगा तो जल्दी जबान पे चढ़ेगा, तो इसके पीछे वजह ये लॉजिक है शायद।
तो आपको लगता है कि ये लोग जस्टिफाई कर पाते हैं रीमिक्स बना के इस पुराने गाने को, कोई भी गाने? हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो गाने जो कंपोजर ने इतनी मेहनत करके बनाए हैं, वो शायरों ने इतनी अच्छी शायरी लिखी है कंपोजर ने, तो वो एक इतिहास बने हुए गाने, वो इतिहास है, उनको खंडित नहीं करना चाहिए, उनको तोड़ना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो पुराने जो जो खजाना है उसको एज इट इज रखा जाए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी वो, क्योंकि जब म्यूजिक में सुकून नहीं होगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। और देखिए होता है कि पहले की मेलोडी में उस दौर में ये जो क्राइम इतना नहीं था जितना अब बढ़ गया, क्योंकि अब शोर म्यूजिक में ज़्यादा आ गया है, तो इस वजह से शायद मे बी आई एम रॉन्ग। जो बड़ौदा से लड़का आता है उसको गवाया है, तो वो उसकी आवाज़ रफ़ी साहब से मिलती जुलती है, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत जी ने उषा जी को कॉल किया कि उषा जी आपने वो लड़के को गवाया है, उसका जो ट्रांसफ़र लिया होगा अपने कैसेट पर गाने का, तो बोले हाँ, तो बोले मुझे भेजिए वो कैसेट। तो उषा खन्ना ने कैसेट, उस कैसेट का ज़माना था, उस पर नंबर लिखा मेरा, केयर ऑफ नंबर, और लक्ष्मी जी को भेज दिया। तो लक्ष्मी जी ने सुना, उनको कुछ जो भी लगा होगा, उन्होंने केयर ऑफ नंबर से मुझे कॉल लगाया बड़ौदा में, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला बोला शबीर भाई आपकी कॉल है, तो मैं गया हाँ भाई, फ़ोन उठा के बोले भाई हेलो, बोले मुझे शबीर कुमार से बात करनी है। बोले आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। कौन लक्ष्मीकांत? तो आपने म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाम तो सुना होगा। तो सर अनबिलीवेबल, ये तो आप मुझे कैसे कॉल कर सकते? बोले मैं चाहता हूँ कि आप कल बॉम्बे आ जाइए, आपसे कुछ मीटिंग करनी है। नेक्स्ट डे मैं उनके यहाँ गया, बोले आपको पता है विले पार्ले में मैं रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है सर, बॉम्बे के बारे में ज़्यादा जानता नहीं। बोले वहाँ जाइए, मैं विले पार्ले मैं 10th रोड पे मैं हूँ, पारस मणि का बंगला है, मेरा नाम पारस मणि का नाम का बंगला है, वहाँ कल 12 बजे आ जाइएगा। तो मैं बॉम्बे से लग गया, अपने गेस्ट हाउस से गया, वहाँ से रेडियो नहा धोकर फ्रेश होकर मैं उनके बंगले पे पहुँचा। बंगले में बैठा, पैरों छुए, बैठ गए, तो कुछ सुनाइए। तो रफ़ी साहब का एक गाना सुनाया, तो मुझे बिठाया, हारमोनियम ऐसे आगे रखे बैठे हुए, और हारमोनियम के पास, और हारमोनियम के पीछे उस वक्त शुरू में टेप रिकॉर्डर निकल रहा था, नया टेप रिकॉर्डर, तो ऐसा रखा हुआ था, और मुझे बिठाया, बोले शब्बीर अब तक तो तुम रफ़ी साहब के गाने स्टेज पे गाते आए हो, बराबर, तो रफ़ी साहब का गाने के लिए आपको पूरी मार्गदर्शन मिलती है कि आपको कोई गाना गाना है, कोई भी गाना रफ़ी साहब का, तो आप उसको 100 बार सुनोगे एक गाने को, उसके बाद उसको आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो। लेकिन आपको ऐसा गाना दिया जाए जो आपने कभी पहले गाया नहीं, किसी ने भी गाया नहीं, तो आप कैसे गाओगे? तो सर मुझे पता नहीं है, हमने उषा खन्ना जी गवाया नहीं। हाँ मैंने गवाया, मैंने प्रैक्टिस की उनसे, तो मैं भी आपको प्रैक्टिस दूंगा। तो मैंने क्या करना है? तो उन्होंने पेपर दिया और पेन दिया, और मुझे कहा अच्छा लिखिए, मैं गाने की बोल लिखा। उन्होंने मुझे गाना लिखवाया, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने, ये लिखा है, लिख लिया। अब इसकी ट्यून हारमोनियम को उन्होंने बजा के सुनाया 2-3 बार। अब इसको आप कैसे गाएंगे? जैसे मैंने बताया कि रफ़ी साहब को मैं बचपन से उनकी बारीकी सुनता रहा, रफ़ी साहब, श्रद्धा मुकेश जी, लता जी, सबसे मैंने बहुत सीखा। तो रफ़ी साहब की बारीकी है कि अदायगी उनकी कैसी होती है, अल्फाजों की अदायगी, एक्सप्रेशन, तो ये मेरे को बचपन से शौक रहा है। तो पीने की अगर बात हो, वो पीने का कुछ अंदाज उनका होता था, तो बोले उन्होंने बताया ट्यून, गा कर बताया, बजा कर, क्योंकि आप कैसे गाएंगे? तो रफ़ी साहब को जहन में रखा कि रफ़ी साहब अगर होते तो उसको कैसे अदा करते, हालांकि इतना अच्छा नहीं अदा कर सकता था मैं, लेकिन मैंने उनको फॉलो करके मैं तो वो लाइन तो मैंने गाई। उसके बाद वो उन्होंने किया कि वो टेप रिकॉर्ड में चुपकी से मेरी गाई हुई 2 लाइन रिकॉर्ड कर ली, मुझे पता नहीं। बाद में मुझे कहा आप कहाँ? मैं बोला बॉम्बे से लगे हो तुम सबको हज का महीना, न थी मेरी हो तुम सबको हज का महीना, न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से
मेरा सलाम कहना मदीने वाले से, मेरा सलाम कहना। तो ये गाना पहला उन्होंने रिकॉर्ड किया।